नमस्कार। आज सुनेंगे कहानी जैसी करनी वैसी भरनी। सुनो, मम्मी का फोन आया था। कह रही थी कि वो और दिवांशु कल यहाँ आ रहे हैं। ऋषभ ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए धीरे से कहा, क्यों, क्या रखा है यहाँ पर जो यहाँ आ रहे हैं? अगर वे लोग यहाँ आ रहे हैं तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। ईशानी ने चपाती का डिब्बा टेबल पर पटकते हुए कहा। कैसी बात कर रही हो तुम? वे लोग यहाँ तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। सिर्फ सुबह से शाम तक रुकेंगे और तुम यहाँ से जाने की बात कर रही हो, वो भी इतनी रात को। रात के 10 बज चुके हैं, ऋषभ ने समझाया। इतनी रात को? तुमने जानबूझकर ये बात मुझे इतनी रात को बताई ताकि मैं अपने मायके ना जा सकूं। सब समझती हूँ मैं, ईशानी चिढ़कर बोली। ईशानी, कैसी बातें कर रही हो तुम? पहले खाना खा लो और फिर बात को ठंडे दिमाग से सोचो। ऋषभ ने फिर से शांत कराने की कोशिश की। तुम्हें सोचना है तो तुम सोचो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे भाई और माँ की सेवा करने का। ईशानी गुस्से में बोली। ईशानी, सोच समझ कर बोलो। ऋषभ का भी सब्र टूट गया और वो गुस्से में बोला। मुझे नहीं रुकना है यहाँ पर, और ना ही मुझे उन दोनों की शक्ल देखनी है। तुम्हें भी अच्छे से पता है और उन दोनों को भी कि मैं उन्हें पसंद नहीं करती हूँ। फिर भी पता नहीं क्या सोचकर मुंह उठाकर चले आ रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता। मैं अभी अपने भाई को फोन लगा रही हूँ, वो मुझे लेने आ जाएगा, पर मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। ईशानी गुस्से में बड़बड़ाती हुई गई और अपना मोबाइल उठाकर अपने भाई को फोन लगाने लगी। इधर ऋषभ का भी मूड खराब हो चुका था। उसने भी खाना नहीं खाया और टेबल पर से उठकर बाहर बरामदे में आ गया। भाई से बात करने के बाद ईशानी अपने कमरे में गई और अपना बैग तैयार कर लिया। तब तक उसका छोटा भाई नीलेश भी वहां पहुंच गया। आते ही उसने ऋषभ से पूछा, क्या हुआ जीजाजी? दी ने अचानक इतनी रात को क्यों बुला लिया? तेरे जीजाजी से क्या पूछ रहा है, चल यहाँ से। ईशानी ने नीलेश को टोकते हुए कहा। अचानक ईशानी को सामान के साथ देखकर उसका भाई नीलेश भी ज्यादा कुछ कह नहीं पाया। वो ईशानी से बहुत छोटा था। ईशानी तो उसे डांट कर एक तरफ बिठा देती थी और मम्मी भी हमेशा ईशानी का ही पक्ष लेती थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ बोलता नहीं था। अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, चल यहाँ से। आखिर ईशानी की डांट सुनकर नीलेश चुपचाप बाहर की तरफ चल दिया। उसके पीछे पीछे ईशानी भी चली गई और बाहर जाकर नीलेश की बाइक पर बैठकर रवाना हो गई। इधर ऋषभ अंदर अकेला सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गया। आखिर कैसे समझाए वो ईशानी को? ईशानी और ऋषभ की शादी को 8 महीने हो चुके थे, पर सिर्फ 8 महीने की शादी में वो उसे इतना परेशान कर चुकी थी कि अब तो कई बार उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते थे। इतने से दिनों में उसने ऋषभ और उसके परिवार वालों की नाक में दम करके रख दिया था। ऋषभ के घर में उसकी माँ सावित्री देवी और छोटे भाई देवांशु के अलावा कोई नहीं था। उसके पिता तो कई साल पहले ही गुजर गए थे। जैसे तैसे सिलाई करके सावित्री देवी ने अपने दोनों बेटों को पाला था। जब ऋषभ की सरकारी नौकरी लगी तो उसने माँ का सिलाई का काम बंद करवा दिया, ये कहकर, मम्मी, अब तो आपके सुख के दिन हैं, आपने बहुत काम कर लिया, अब देवांशु की आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। जब बेटा समझदार और कमाऊ हो जाए तो जाहिर सी बात है कि उसकी शादी की उम्मीद हर माँ को होती है। कितने अरमानों से सावित्री देवी ने अपने बेटे ऋषभ की शादी ईशानी से करवाई थी, इस उम्मीद के साथ कि अब जाकर घर में कोई सुख शांति मिलेगी। लेकिन ईशानी ने तो सिर्फ ऋषभ से शादी की थी। उसके परिवार से तो उसका कोई लेना देना ही नहीं था। वो उसकी माँ और भाई को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। यहाँ तक कि ईशानी की माँ भी उसकी हर गलत बात में उसका साथ देती थी। आखिर सरकारी नौकरी देखकर ही तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी ऋषभ से करवाई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही ईशानी ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए थे। हमेशा ऋषभ की माँ और भाई से लड़ती रहती थी। जरा जरा सी बात पर हंगामा कर देती और फिर इतना जोर जोर से चिल्लाती कि आसपास के लोगों को भी सुनाई दे जाता। घर में शांति रहे और बेटा बहू ठीक से रहे, इसके लिए ऋषभ की माँ ने ही उसे दूसरे घर शिफ्ट होने के लिए कह दिया था। उन्होंने सोचा कि अगर वे लोग साथ नहीं रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा और दुनिया को भी यही लगेगा कि नौकरी के कारण बेटा बहू अलग रह रहे हैं। आखिर ऋषभ ने अपनी माँ की बात मान ली और ईशानी के साथ उसी शहर में एक अलग मकान लेकर शिफ्ट हो गया। लेकिन अब ईशानी ना तो खुद कभी सास देवर से मिलने जाती थी और ना ही उन लोगों को अपने घर आने देती थी। इससे पहले भी वे लोग सिर्फ एक बार आए थे, ये सोचकर कि कम से कम एक हफ्ता रुकेंगे, पर ईशानी के रूखे व्यवहार को देखकर वे 2 दिन में ही वापस चले गए। और इस बार तो वो रुकने के हिसाब से आ ही नहीं रहे थे। सुबह से शाम तक सिर्फ बेटे बहू के साथ थोड़ा समय बिताने आ रहे थे, पर उसमें भी ईशानी को समस्या थी। आखिर अपने भाई नीलेश को बुलाकर वो अपने मायके चली ही गई। खैर, ऋषभ ने अपनी माँ को फोन नहीं किया,
बल्कि वो खुद ही घर का ताला लगाकर उनके पास पहुंच गया। उसे अचानक इतनी रात को वहां देखकर उसकी माँ को समझते देर न लगी कि क्या बात हुई होगी। एक बार तो उनकी आंखों में भी आंसू छल छला गए, पर वो अपनी आंसू छुपाकर उसे अंदर ले आए। वो जानती थी कि ईशानी ने उसे खाना तो खिलाया नहीं होगा, इसलिए उन्होंने तुरंत खाना बनाकर उसे परोसा। खाना खाने के बाद ऋषभ चुपचाप सो गया। उसने कुछ कहा भी नहीं। दूसरे दिन भी ऋषभ ने पूरा दिन अपनी माँ और भाई के साथ ही बिताया। शाम को माँ ने उसे घर जाने को कहा। बेटा, कल से तुझे ऑफिस जाना है, अब तू घर जा, रात होने वाली है। ईशानी बहू भी घर आ गई होगी। हाँ, अब तो आ ही गई होगी। उसे पता था कि आप लोग सिर्फ शाम तक ही रुकने वाले थे। ऋषभ ने उदास होकर कहा। क्या कर सकते हैं बेटा, आजकल हर किसी को सिर्फ अपने रिश्ते ही पसंद आते हैं। अपने ही नाते रिश्ते मायने रखते हैं। सबके लिए बाकी रिश्ते जरूरी नहीं होते, इसलिए ज्यादा किसी से उम्मीद मत करो। सावित्री देवी ने ऋषभ के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। ऋषभ एक फीकी मुस्कान के साथ अपने घर के लिए रवाना हो गया। घर पहुंचा तो जैसे कि उसे उम्मीद थी, ईशानी घर आ चुकी थी, पर ऋषभ चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। ईशानी ने भी उससे कोई बात नहीं की। जब अगला रविवार आया तो ईशानी ने ऋषभ से कहा, आज कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम तो नहीं है ना? अगर है तो कैंसिल कर दो। आज तन्वी दीदी, समीर जीजाजी आ रहे हैं, साथ में मम्मी पापा और मेरा भाई नीलेश भी आ रहे हैं। आज वे लोग हमारे साथ ही टाइम स्पेंड करने वाले हैं। आज उन्हीं के साथ लंच करेंगे, फिर शाम को सबके साथ कहीं घूमने चलेंगे। उसकी बात सुनकर ऋषभ ने कुछ नहीं कहा। ईशानी इतनी खुश थी कि सुबह से ही तैयारियों में लग गई। आखिर अपने मायके वालों की मेहमान नवाजी में वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वे सब लोग आ गए। दरवाजा खुला हुआ ही था। अचानक उनकी आवाजें सुनकर ईशानी बाहर आई और सबसे हंसकर गले मिली। अरे दामाद जी कहाँ है? उन्हें भी तो बुलाओ। ईशानी के पापा ने सोफे पर बैठते हुए कहा। बस पापा, अभी तो यही थे, शायद अंदर वॉशरूम में होंगे। आप लोग बैठिए, मैं देखती हूँ। ईशानी ने अंदर जाकर देखा तो ऋषभ कहीं नहीं था। वो बाहर निकल कर आई तो सब लोगों ने फिर पूछा, क्या हुआ ईशानी, ऋषभ जी कहाँ है? पता नहीं पापा, अभी तो यहीं बैठे हुए थे, समझ नहीं आ रहा कहाँ चले गए। ईशानी हैरान होते हुए बोली। अरे तो इतनी टेंशन क्यों ले रही है? तो उसे फोन लगाकर पूछना कि अचानक कहाँ चला गया, उसकी मम्मी ने कहा। अपनी मम्मी की बात मानकर ईशानी ने फोन लगाया, लेकिन ऋषभ ने फोन नहीं उठाया। 2-3 बार फोन लगाने के बाद आखिरकार ऋषभ ने फोन उठाया। अरे कहाँ हो तुम? कब से फोन लगा रही हूँ तुम्हें, फोन भी नहीं उठा रहे हो। घर पर सब लोग आ गए हैं, तुम कहाँ चले गए हो? ईशानी चिल्लाकर बोली। अरे मेरा क्या काम है वहां पर, तुम्हारे मायके वाले आए हैं, तुम संभालो। इतना कहकर ऋषभ ने फोन काट दिया। यह सुनकर ईशानी को बहुत गुस्सा आया। तब उसकी मम्मी ने पूछा, क्या हुआ, दामाद जी कितनी देर में आ रहे हैं? मम्मी, उन्होंने तो आने से साफ इनकार कर दिया है, कह रहे हैं कि तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम देखो। अरे भला ये भी कोई बात हुई, रिश्ते इस तरह से निभाए जाते हैं क्या? उसकी मम्मी बोली। ऋषभ जी का स्वभाव ऐसा तो नहीं था, मुझे तो वे ऐसे नहीं लगते थे। क्या हमारा आना उन्हें अच्छा नहीं लगा? तन्वी दीदी ने भी तंज कसा। जिसके मुंह में जो बात आ रही थी वो वही कहे जा रहा था। सबका मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। खैर रात को जब ऋषभ घर वापस आया तो उसने देखा कि शाम को जाने वाले सभी मेहमान अभी भी वहीं मौजूद थे। उसे देखते ही ईशानी गुस्से में बोली, तुम्हें पता था ना कि आज ये सब लोग आने वाले हैं, उसके बावजूद भी तुम कहाँ चले गए थे? ऋषभ जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अपने घर आए मेहमानों को इस तरह से बेइज्जत करोगे, तन्वी दीदी ने कहा। यही सब सिखाया है आपकी माँ ने आपको कि किस तरह से अपनी पत्नी के मायके वालों को बेइज्जत किया जाता है? ईशानी की मम्मी ने तीखे स्वर में कहा। नहीं मम्मी जी, मुझे मेरी माँ ने ये सब नहीं सिखाया है, ये तरीका तो मुझे आपकी बेटी ने सिखाया है, ऋषभ ने शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा। जब मेरी माँ और मेरा छोटा भाई यहाँ आते हैं ना, तो आपकी बेटी यही काम करती है, तुरंत अपने मायके रवाना हो जाती है। अभी पिछले रविवार को ही तो गई थी, रात के 10 बजे अचानक नीलेश ही तो लेने आया था इसे, पूछिए अपनी बेटी से। सुनकर सब लोग सन्नाटे में आ गए, पर ऋषभ ने बोलना जारी रखा। तो बस अब मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि जब भी इसके मायके वाले आएंगे मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। आखिर रिश्ते निभाने का ठेका अकेले मैंने तो नहीं ले रखा है, रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। अगर ये मेरे परिवार की इज्जत करेगी तो मैं भी करूंगा,
वरना जो आज हुआ वो अब हमेशा होगा। आप लोगों के आने पर मैं घर से बाहर चला जाऊंगा और आपके घर कभी कदम भी नहीं रखूंगा, ऋषभ ने साफ साफ शब्दों में कह दिया। पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ईशानी गुस्से में तिलमिलाते हुए बोली। मैं भी क्या करूं? सीधे इंसान को भी कभी कभी कठोर बनना पड़ता है, क्योंकि शायद सामने वाले को वही भाषा समझ में आती है, ऋषभ ने बेफिक्री से कहा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। ये सुनकर किसी से कुछ बोलते नहीं बना। आखिर सब जानते थे कि ऋषभ सच बोल रहा है और गलती ईशानी की ही है। अब अपनी चोरी पकड़े जाने पर सब अपना सा मुंह लेकर अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। अपने मायके वालों की बेइज्जती देखकर ईशानी ने कई दिनों तक ऋषभ से बात नहीं की, पर ऋषभ ने भी इस बार उसे मनाने की कोशिश नहीं की। आखिर कब तक कोई अपने आत्मसम्मान को मारता रहता? लेकिन जब अगले दो मौकों पर भी ऋषभ ने वही रुख अपनाया, तो ईशानी को खुद ब खुद समझ आ गया कि अगर रिश्ता बचाना है तो ससुराल वालों को सम्मान देना ही पड़ेगा, वरना ऋषभ उसके मायके वालों से हमेशा के लिए दूरी बना लेगा। आखिर जैसे पहले ऋषभ के रिश्तेदारों में बात होती थी, वैसे ही अब ईशानी के मायके में भी लोग पूछने लगे थे कि दामाद जी आपके घर क्यों नहीं आते। ईशानी का घमंड टूट चुका था और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। क्या ऋषभ ने ईशानी को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए जो कदम उठाया वो सही था, या ऋषभ को कोई और तरीका अपनाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। रिश्ते कभी भी एक तरफा नहीं चलते। शादी के बाद पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के परिवार का समान रूप से सम्मान करना चाहिए। अगर आप दूसरों के माता पिता और परिवार को सम्मान नहीं देंगे, तो आप अपने परिवार के लिए भी सम्मान की उम्मीद नहीं रख सकते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इसका सबक दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और सुनते रहें एनके हिंदी कहानियाँ। धन्यवाद।